ओरिजिनल वाले से लिख देते हैं। वेपर डेंसिटी पढ़ाया था ना। बताओ वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास, कौन सा मास? मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। टू कहाँ से आया था पता है? हाइड्रोजन का मोलर मास था, है ना? कहाँ पर? एट सेम टी एंड पी, सेम टी एंड पी, ठीक है। अगर कोई गैसियस मिक्सचर है, देखो फॉर गैसियस मिक्सचर, फॉर गैसियस मिक्सचर, अगर कोई गैस या मिक्सचर है तो उसमें हम क्या लिखेंगे? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास किसका? मिक्सचर का, अपॉन टू लगा देंगे, ठीक है ना। अगर मुझे मोलर मास निकालना हो किसका? मिक्सचर का, मिक्सचर का मोलर मास अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? टू की इंटू करनी पड़ती है वेपर डेंसिटी में, है ना। उधर जाएगा ना, तो टू की इंटू कर दो किसमें? वेपर डेंसिटी, वीडी किसका? वीडी मिक्सचर का, ठीक है ना। इस तरह से अपन क्या निकाल बैठेगा? एक और नया फॉर्मूला ड्राइव कर देगा, ठीक है। छाप लो बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो, क्या समझ में नहीं आया? इसमें कौन सा सांप दौड़ रहा है समझ में नहीं आया? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये लिखवाया था, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, बात समझ में आई? भेजे में घुस गया होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये तो एक गैस के लिए है भाई, हाइड्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, आइडियल गैस के लिए, है ना। तो ये एक गैस के लिए है, तेरे पास गैसों का मिक्सचर है, क्या है? मतलब कहने का ये है कि मेरे पास है कंटेनर, इस कंटेनर में बहुत सारे गैस है। कितने सारे गैस है? बहुत सारे गैस है। कौन कौन सा गैस है बताओ? O2 गैस, N2 गैस, CO2 गैस, है ना, हीलियम गैस, आर्गन गैस, बहुत सारे गैस, सारे गैसों का मिक्सचर है ना। हाँ हाँ, तो इन गैसों का मिक्सचर क्या लिखा है? और गैसियस, इनका अगर सबका मोलर मास निकालना है तो बस मिक्सचर लगा दो, है ना। कुछ नहीं, बहुत आसान है। चल एक क्वेश्चन लिख फटाफट से। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ, ये मिटा दो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, कैलकुलेट द मोलर, मोलर कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ a mixture, of a mixture of SO2 and SO3। SO2 SO3 कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज कितना? 36। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 36। भाई वेपर डेंसिटी कोई यूनिट थोड़ी है, यूनिट तो है ही नहीं। तो आपको वेपर डेंसिटी दे दिया है गैसियस मिक्सचर का, और तुमसे क्या पूछा? अरे भौको ना, क्या पूछा? मोलर कंपोजिशन। देख मेरे पास क्या है बता? मेरे पास है मिक्सचर, कौन है? मिक्सचर, इसमें SO2 गैस है और SO3 गैस है कि नहीं। परसेंटेज को मोलर परसेंटेज पूछा है ना, तो बता यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज होता था कि नहीं होता था? होता था। तो याद है परसेंटेज हमारे को उसमें दिया नहीं है, तो इसका X% मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसका? तो ये क्या इतना बचेगा? 100 माइनस एक्स। लाली क्या बेटा गड़बड़ करते तुम, हैं? ऐसे नहीं चलेगा, बता रहे पहले, गड़बड़ नहीं करने का। हाँ देखो, अब बताओ मोलर मास याद है? एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे बताओ? देख के बताओ, नहीं पता तो कैसे निकाल रहे थे? हंस रहे बताओ बालक, बताओ।
देखो, अरे इसका मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर गैस कौन सी है, इसका मोलर मास होता था ना, मोलर मास। तो मोलर मास जो है SO2 का कितना निकलेगा, देख 32 सल्फर का प्लस 16 गुनी 2, और 16 दूनी 2 होता है, और सिट 16 दूनी 2 नहीं, 16 गुना 2, बता 64 लिख दो। मोलर मास हो कितना, बोल SO3, बोल 16 तिया 48, 3 गुना कर दूं, अपन गुना करेगा 32 से, 32 गुना कर दो, बताओ कितना बनेगा, 48 प्लस 32 कितना बनेगा बताओ, 80 ग्राम पर मोल। हंसने का नहीं, राजू का स्टाइल है, हाल तो हंस रही है। देखो ये तुमको याद है, ये तुम ना यहाँ पर ऐसे निकालते, एम मिक्सचर इक्वल टू, याद है तुमको, परसेंटेज इनटू मोलर मास नहीं करते थे, अरे लाली AM1 प्लस BM2 नहीं करते थे, A प्लस बी, ए बी कौन था, मोल। अब तुमको नहीं पता ये कितना है, X परसेंटेज है, मोलर मास जो ये मिक्सचर है ना, तो हमको देखो वो दे रखा है SO3 का, ये मान लो SO2 के लिए था, ये मान लो SO3 के लिए था। हाँ हाँ 64, एक हंस रही है, कितना आया ये, पता नहीं क्यों आया 64, लिख देता। अच्छा 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 अच्छा, ये भी तो चाहिए मेरे को, ये 64 आया, ये कितना आया 80, ये 80 ना आया। देख VD इक्वल टू पता क्या होता है, जब भी ना VD लिखता हूँ पढ़ता मैं टॉपिक का, मुझे एक नाम याद आता है, वंदना त्रिपाठी, ओ सॉरी, अरे क्या नाम था उसका, वंदना दहिया, डी से कुछ होता है ऐसे ही। तो VD इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मिक्सचर का मोलर मास अपॉन ये, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे बताओ, 2 इंटू VD, 2 इंटू, तो 2 इंटू बताओ VD कितना है 36, दूनी कितना 72, तो इसका जो मोलर मास बनेगा मिक्सचर का VD की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है ना, कितना निकला बताओ 72, लगा पता 72 कहां से आया, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, तो वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मोलर मास मिल जाता है, ठीक है। अब परसेंटेज कितना बताओ, X, M1 कितना बताओ 64, बताओ B का कितना है 100 माइनस X, है कि नहीं, M2 का बताओ कितना निकला था 80 निकला था, और यहाँ पर X प्लस 100 माइनस X कर देंगे, है ना, X ने X को मारा, अब इसके इंटू इधर कर दो, तो 7200 नहीं हो जाएगा, बोल हो जाएगा, वेरी गुड, 64 X की इंटू कर दो X प्लस इसकी इंटू इसमें कर दे, बोल 80 गुना 1000 100 8000 आएगा, कितना आएगा, बोल इसमें गुना कर दो 80X बना दो, बना दिया। देख ये माइनस का नहीं है, बोल 7200 में से 8000 माइनस कर दूं, माइनस कर देंगे क्या, वो 800 तुमको दिख रहा है, देखो 8000 लिखा हुआ है है ना, बताओ माइनस का 64, सॉरी माइनस 80 कर दो 64 प्लस में से, तो बताओ कितना बचेगा, नहीं कितना बचेगा, 0 में 6 4 गया तो 6 16 माइनस का बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 800 नहीं बचेगा, 7200 चलाएगा तो 800 चलाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बटन कितना -16, इसको टू कितना X, बड़ा बच्चा बाड़ी, तो मैथ पढ़ के थोड़ा बहुत भी नहीं आया है, ये -800 बचेगा ना, 16 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, बेटा वो प्लस माइनस में होता है साइन चेंज, ज्यादा बड़बड़ ना करो, बता रहे हैं तो बताओ कितना आया 16 पंचे 80, 50%। X बताओ तुमने किसको लेट किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को, 50% कौन है, तो मोलर परसेंटेज कह लो, मोलर परसेंटेज ऑफ, अरे यार कहाँ बताएं, मोलर परसेंटेज ऑफ SO2 गैस, X को कितना था बोलो 50%, मोलर परसेंटेज ऑफ कौन SO3 बोलो कितना, अरे बोलते नहीं, सेम दोनों आया, ठीक है ना, बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, सिंपल सिंपल नहीं आता, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लिखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये हमारे सर ने पढ़ाए थे जब हम तुमको पढ़ा रहे थे, समझ में आया, बहुत बेहतरीन सर थे हमारे केमिस्ट्री वाले, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई हमको भी बेहतरीन बना दिया। और तुमको एक बात पता है, जो हमारे सर पढ़ाते ना ऐप पे, वहाँ रिव्यू में पता हमारा नाम भी लिखा हुआ है, तुमको हम दिखाएंगे।
सब बच्चे से जाके रिव्यू देखते हैं, मुकेश कुमार 2016 बैच हमारा रिव्यू में। और पता है क्या लिखा हुआ है? मास्टर ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे ही लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितना परसेंट है ना। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, है ना, इन अ कंपाउंड अपॉन क्या लिखते हैं? मास ऑफ, मोलर मास। सही बात, तो गलत कर दिया मास्टर, गलत नहीं करना। मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, है ना, इनटू 100, है ना, क्योंकि 100 में देखेंगे ना हम लोग, इसलिए। चलो ये फॉर्मूले को याद कर लो, है ना, याद क्या करना, हो गया होगा याद, है ना। देखो लिखो और भूल जाओ। एग्जाम्पल के थ्रू बात करेगा अपन, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। पेपर में आएगा ये, ठीक है ना, तुम्हारे भी आ सकता है, स्कूल लेवल पे, है ना, आ जाता है। देखो चलो, मेरे सबसे सिंपल सा पहले छुट्टू सा हम लेते हैं, छुटकू सा क्वेश्चन लेते हैं, छुट्टू सा इसमें कंपाउंड लेते हैं CH4। बताओ इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? इसमें 2 टाइप के एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ, ओ तेरी मायला, मोलर गड़बड़ कर दिया, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, है ना, कार्बन एटम का निकालना है। बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? एक। तो एक जो कार्बन, उसका मास कितना होता है? 12। बोल इसके टोटल का मास कितना निकल के आएगा? टोटल का CH4 का मास कितना निकलेगा? 16 का। 12 कितना निकलेगा बेटा? 12 तो कार्बन का हो गया, और एक H का एक होता है, 4H का 4, 16 हो जाएगा। यहाँ लिखो 16। गुना कितना लगाना है बताओ? बोल लगा दो, बहुत बढ़िया। काटे इसको, देखो 4 या 12, 4 चौक, देखो 4 से भाग करेंगे ना, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ 25 से कितना होता है? 75% कौन है इसमें? कार्बन, है ना, 75% इसमें कौन है? कार्बन। अच्छा अब बोलेगा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकाल के दिखाओ, मास परसेंटेज। माइला ऐसे तो ऐसे निकलेगा। बताओ एक H का कितना होता है? एक। कुल H कितने हैं? बोलो 4। बोल देगा नहीं है? देखो अपॉन कितना है? बोलो 16। बताओ इंटू कितना है? 12 क्या आएगा? 100 ना आएगा? क्या दिमाग ब्लर हो गई तुम्हारी लाइफ है? 4 बन जाओ, 4 4 4 या 16 हो गया। 4 से करोगे 25 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 25% कौन आया बताओ? H एटम आ गया ना। बताओ हमने कार्बन का निकाल लिया, कार्बन को निकालने के बाद में H का निकाला। देखो इसमें 2 ही टाइप के तो एलिमेंट है, जब एक का निकल गया तो दूसरे का 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। 100 में से कर देंगे माइनस किसको? 75 को। कितना आएगा? जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, 25 आएगा, ठीक है ना। छाप लो। थोड़ा हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O इन FeSO4 6H2O। 6 H2O क्या है इसमें? मोलिक्यूल है। 6 नहीं, 2 2 कर दो, क्या ज्यादा हो जाएगा यार, है ना, गीला गीला हो जाएगा फिर। पानी मोलिक्यूल तो है। अब आटा गूंदेंगे तो उसमें इतना सारा पानी गिरा देंगे तो गीला हो जाएगा फिर, है ना, फिर आटा थोड़ी बनेगा।
फिर पता नहीं क्या बन जाएगा, फिर मिले फिर वो बन जाएगा चाप मलाई। चलो फाइंड, ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O इन FeSO4 2H2O। कैसे करेंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। देखो खतरनाक क्या है, कुछ नहीं है, देखो आ जाओ। परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ H2O, मतलब क्या लिखेंगे ये। अब के इसने एलिमेंट का नहीं पूछा है, इस बार इसने कंपाउंड का पूछ लिया है। तो मास ऑफ H2O लिखेंगे, अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड लिखेंगे पूरा, है ना, इनटू 1000 कर देंगे। तो देखो, हाँ 100 बेटा 100 तो लिखा है, आप 1000 बोल, वो मुंह से निकल जाता है, माफ कर दो थोड़ा हमको, है। बताओ ये गलती का हुई, लेकर बैठ गया उसको, गलती कर दी है। 18 निकालो इसका, अब इसका निकालो मोलर मास कितना आएगा बताओ। Fe का कितना होता है देखना पड़ेगा भाई, है। Fe का ये तुमको याद नहीं करना, पेपर में से दिया रहता है। Fe का होता है, Fe का क्या, इस पूरे का होता है, इस पूरे का मैंने ना पैसे निकाल रखा है, ठीक है ना, तुम घर पे जाके आराम से निकालना, ठीक है। 183 निकल के आएगा, ठीक है ना, जब सबका निकालोगे तो 183 अपॉन में आ गया, इनटू में कितना आएगा देखो। अच्छा बताओ 18 तो एक H2O का होता है, इसमें कुल कितने H2O है, 2, तो 2 से गुना कर देंगे, इनटू कितना 100, ठीक है ना। इसे कर लेना सॉल्व वगैरह, ठीक है ना, कैसे करते हैं। और वो निकल के कितना आएगा, जितना भी आएगा हम ही कर देते हैं ना, तुम तो आलसी हो। हम अलग से रखते हैं एक और फोन कंपार्टमेंट के लिए। चलो भैया, भाग करना है किसको, 36 को भाग करना है, 36 भाग 183, बहुत बढ़िया, जोरदार क्वेश्चन था ये, 19.6%। तो समझे आप कैसे करना है, नहीं आया समझ में, आ गया, अवश्यम, ग्रेट। चलो अब लिखो हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब हमारा हेडिंग आएगा तुम्हारा कौन सा वाला, जो लॉ लॉ तुम ना लॉ लॉ करते रहते हो, उसी लॉ के बारे में बता तुमको लिखवाते हैं। क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलो खत्म हो गया तुम्हारी ये चीज। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम। सबसे पहला नियम इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला कौन सा आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये, कोई मुझे बता सकता है कि क्या कहता है, मैं बता, ये 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं हम लोग। हाँ कहाँ पढ़ लिया, देख के पढ़ लिया झटपट, है। कहते हैं मास इज कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यस वेरी गुड। डिफाइन करते हैं मास इज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन। अर्थात कवि यहां पर कहना चाहता है मास इज कांस्टेंट, या कंजर्व कह दो, है ना, सेम चीज है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये कहना चाहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा। अच्छा कौन सा मास, टोटल मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया। तो इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक है ना। इसका ना एक अच्छा सा डेफिनेशन और लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी, क्या पढ़ते हैं इसको, तुम पढ़ लेना अपने आप, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब यहां केमिस्ट कहना चाह रहा है कि मास को ना तो आप बना सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में उसको तुम परिवर्तित कर सकते हो, अर्थात बदल सकते हो। ठीक ठीक है ना। लेकिन ये लॉ हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है ना। ये लॉ फेल हो जाता है। कहां पर फेल होता है, आपको लिखना है बट दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल रिएक्शन। दिस लॉ is not valid for all type of reaction, like nuclear reaction, like in nuclear reaction some amount of mass converted into energy according to E is equal to mc स्क्वायर। याद है, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है, देखो मान लो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक है यूरेनियम, ये एलिमेंट होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जब इसकी रिएक्शन होती है ना तो ये डिकम्पोज होते हैं, तो कुछ अमाउंट जो होता है इसके मास का वो इस फॉर्मूले के अनुसार एम सी स्क्वायर, एम क्या है, मास ऑफ substance, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। पता है किसको कितना होता है भाई, 11th क्लास में आ गया, तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता, क्या पढ़ो, घोर बेइज्जती हो रही तुम्हारी। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, इतना होता है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप मान लो m मास वाले ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंकोगे ना, सारा मास खत्म हो जाएगा, वो स्पीड एनर्जी बन जाएगा, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो लॉ है ना यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज some amount of mass is converted into energy according to E equal to mc स्क्वायर। इस बारे में फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, सब गया ये, आ जाओ। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, हाँ, नेक्स्ट लॉ इसमें हमारे पास में आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, समझे। ये क्या पता, ये कहना क्या चाह रहा है, इस लॉ के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि जितने भी कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में, ग्लूकोज, वाटर, कुछ भी, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, किसमें, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर क्या है, वाटर, इस वाटर के अंदर 1:8 का रेशियो है, कितना है भाई, 1:8 कहां से आया, एक एच का एक होता है, 2H तो 2, और ये कौन है 16, ये होता है मास रेशियो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो एक रेशियो 8 में कौन है इसका, एलिमेंट का रेशियो है, ठीक है ना। हाँ, अब तुम चाहे समुद्र का पानी ले आओ, कहां का ले आओ, वहां जो H2O होगा
उसके अंदर एलिमेंट का रेशियो यही रहेगा। अब तुम चाहे गंदा काले नाले का पानी ले आओ, नाले का पानी ले आओ, ठीक है ना, वहां के पानी का भी जो होगा एलिमेंट का रेशियो सेम होगा, है ना। नहीं, तुमने कहा नहीं जी नहीं, हम तो नदी से लाएंगे। हमने कहा चामर नदी से लिया, है ना, तो नदी के पानी का भी जो हो ना एलिमेंट का रेशियो होगा वो भी यही होगा। डोली ने कहा नहीं, हम तो चांद से लाएंगे पानी। ले भैया चांद पे चली जा तू, वहां पानी है, लिया है पानी वहां पे। अरे भारत ने कुछ कर दिया वहां पे कि पानी का भी था, तो वहां का अगर तुम पानी ले आए तो भी एलिमेंट का रेशियो यू ही रहने वाला है। समझ आया कि ना, है ना। अच्छा, तुमने कभी देखा है लकड़ी जलता है? अरे लकड़ी नहीं जलता है चूल्हे में, तो देखना पीछे से ना वो निकलते हैं पानी के बुलबुले। हाँ, चाहे तुम वो मीथेन होता है ना, मीथेन गैस जब जलता है तब CO2 गैस बनता है और फिर वाटर बनता है। तो तुम यहाँ का पानी भी उठा के लाओगे ना तो भी यही होगा रेशियो, है ना। यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोल दे हम, है ना। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मास। लिखो, बोल देते ना फटाफट से हम। क्या लिखा? एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मास टू फॉर्म कंपाउंड एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग से। समझ में नहीं आ रहा? दिट्स प्रूव दैट कि आप लिख नहीं पाते हो जो हम बोलते हैं। तो आपने कुछ और बोला, उसके बाद कुछ और बोला है। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो दिस लॉ के बाद में क्या कहा था मैंने? एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो, यही तो बोला था मैंने। हाँ देखा बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब तुम लिख नहीं पाते उसको फास्ट। उसके बाद कुछ और बोला नहीं, यही बोला था मैंने। तो लिखो एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मास। चलो हम लिख ही देते हैं। हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ their mass to form compound and the ratio remains constant, and the ratio remains constant irrespective of their source। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जुड़ करके सिंपल रेशियो में, उसके मास का सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। और उनकी जो रेशियो होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट यानी फिक्स रहती है, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो। सोर्स मतलब कहीं से भी रख ले आओ। अब ग्लूकोज देखो गन्ने में भी होता है, ग्लूकोज एप्पल में भी होता है ना। कार्बोहाइड्रेट जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। तो कहीं का भी किसी भी सोर्स से आप ले आओ ग्लूकोज, उसमें जो रेशियो होगा मास का, देखो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब यहाँ पर 72/12 रेशियो कितना होता है, 16/96, है ना। इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं, आ जाओ। देखो 12/72, 12 कम 12 और 12/96, यानी 6:1:8 रेशियो में रहता है ग्लूकोज का मास, ठीक है ना। अब तुम चाहे ग्लूकोज कहीं से भी ले आओ, ठीक, एप्पल से ले आओ, बनाना से ले आओ, ऑरेंज से ले आओ, गन्ने से ले आओ, कहीं से ले आओ, सबका रेशियो कितना होगा, 6, 1, 8। वही तो कह रहा है ना, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स का मतलब है उसका स्रोत कुछ भी हो, ठीक। चलो
आगे लिखो नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, ये तो है अगला लॉ। इसमें अगला लॉ लिखते हैं, थर्ड हो जाएगा ना ये, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, क्या है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। चलो पहले इसको डिफाइन कर ले, है ना। लिखो, मैं बोलता हूं इस बार अच्छे से बोलूंगा, लिख लेना। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of an element, then the masses of an element which combine with the mixed mass, which combine with the mixed mass of another element will always be in a simple ratio, which combine with the mixed mass of another element will always be in a simple ratio। देखो इसमें कैसे कैसे कंपाउंड आते हैं ना, समझते हैं, आ जाओ। कि क्या कहना चाह रहा है, मान लो हमारे पास एक कार्बन है और एक कौन है, ऑक्सीजन, है ना। तो ये कंबाइन हो करके ना, देखो CO गैस भी बनाते हैं और CO2 गैस भी बनाते हैं, है ना। मतलब एक कार्बन एटम है और ऑक्सीजन, एक्चुअली ये O2 फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, कुछ तो खत्म, एक ही हो, समझो उसको। कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके दो कंपाउंड फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इनका देखो ध्यान से, यहाँ जो दो कंपाउंड बने इसी एलिमेंट से, है ना, इनका जो मास रेशियो देखो, ये दोनों में सेम नहीं आ रहा है ना। मतलब ये कंबाइन होने के बाद में जो बना रहा है, देखो इसकी जो अमाउंट है यहाँ पर, ये कितना, मतलब ये 12 है, ये कितना है 16। यहाँ देखो इसका मास क्या है, सॉरी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो ये 12 से कितना, देखो यहाँ पर जो मास होगा O का, वो कितना होगा 32, कितना होगा। देखो यहाँ पर एक कार्बन के साथ कंबाइन है तो 16 है O का, और यहाँ पर 32 है। इनका मास सेम होना चाहिए कार्बन का, ठीक है ना। अगर सेम नहीं होंगे तो हम कर देंगे ना। जो ये क्या फिक्स्ड मास है ना, फिक्स्ड मास। अगर फिक्स्ड मास के साथ एक एलिमेंट दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो जो एलिमेंट दूसरा होगा वो सिंपल रेशियो में रहेगा, ये वही कह रहा है। देखो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 और 32 कट गया ना, 1:2। ये रेशियो किसका है, ऑक्सीजन के मास का, है ना। तो ये भी सिंपल रेशियो में होंगे, ये सिंपल रेशियो में है, ये भी सिंपल रेशियो में, ये कह रहा है। अब मान लो हमारे पास देखो दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके रिएक्शन क्या करते हैं बताओ। इसके पास दो वो रहते हैं पॉसिबिलिटी, एक रहता है H2O बनाने की और एक रहता है H2O2 बनाने की। समझ में आया। देखो अब यहाँ इसका देखो, इसका अगर 2 ग्राम मास है तब वो कितना है 16 ग्राम। यहाँ इसका देखो 2 ग्राम है ना H का, ये कितना है इसका 32 ग्राम। तो इनका देखो मास रेशो क्या आ रहा है 16:32, फिर से 1:2। ये हॉल नंबर रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये नियम यही कहता है। एक एग्जांपल भी और देखते हैं, इससे नहीं होगा तुम्हारा अच्छे से डाउट क्लियर। देखो मान लो हमारे पास में कौन है, कौन है, ये है Na और ऑक्सीजन, ये करके रिएक्शन दो कंपाउंड फॉर्म करने की यहाँ पे क्या रहती है पॉसिबिलिटी। Na2O बनाता है एक, तो एक बनाता है N2O2, ठीक है ना। ये सोडियम परऑक्साइड और ये हमारे पास हो गया सोडियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर एक Na कितना होता है 23 ग्राम मास होता है। इसके 2 है ना Na, 2 अगर Na होगा तो 46 हो जाएगा। तो 46 ग्राम Na 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है कंबाइन कर रहा है। और यहाँ पर भी देख ध्यान से 46 ग्राम सोडियम 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है ना। ये मास देख रही है सेम है, ये देख यहाँ भी सेम है ना।
अगर सेम मास वाले कंबाइन होते हैं तो इनका जो अदर एलिमेंट है जो कंबाइन हो रहा है उसका सिंपल रेशियो होना चाहिए मास का। तो यहां पर भी क्या बना 16:32, तो 1:2 रेशियो में जा रहा है ना। ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो 3 कंपाउंड फॉर्म करने की इसकी क्या होती है पॉसिबिलिटी। एक तो बनाता है N2O, एक बनाता है NO और एक बनाता है N2O5। चलो NO2 बना लेते हैं ना, NO2 बना लो। फिर तो उसका एक और बनता है N2O5 भी बनता है, N2O5 भी बनता है, ठीक है ना। हम वो भी बना के दिखा देंगे। इधर आ जाओ। अरे क्या चल गया, मजा नहीं आया, ठीक से बनाएगा मैं। इधर भी मजा नहीं आया, नीचे आ जाओ। N+O कंबाइन होकर के NO बना सकता है, N2O बना सकता है, NO2 बना सकता है। ये राजू कितना जगह चाहिए तेरे को। N2O5 है ना। देख यहाँ ये कितना है 14 ग्राम, यहाँ कितना है ये पता नहीं क्यों 28 ग्राम है। यहाँ कितना है, अब यहाँ कितना है ये 28 ग्राम है ना। चलो सब मैं ग्राम लगाता हूँ वरना तुम बावले हो जाओगे। टेन टेन टेन, ठीक है। देखो 14 ग्राम यहाँ पर है ना एन का, तो सब में 14 ही होना चाहिए, सब में 14 ही होना चाहिए। देखो इसके 14 ग्राम से कितना बन रहा है यहाँ पर ओ का 14 ग्राम एन से हिंदी लिख रहा हूं, ठीक है ना, 16 ग्राम ओ। यहां देख ध्यान से 28 ग्राम एन से 16 ग्राम बन रहा है ना, लेकिन हमें 14 ग्राम से कितना देगा ये। अगर 28 ग्राम से 16 ग्राम कंबाइन हो रहा है तो 14 ग्राम एन से कितना होगा कंबाइन। हाँ ना मुन्ना, 2 से भाग कर आए ना तो 8 ग्राम, 2 यहां भाग कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आया। यहां देख 14 ग्राम से कितना हो रहा है 14 ग्राम एन से 24 बच्चा आप देखते नहीं हो। 14 ग्राम एन से 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम क्या ऑक्सीजन बन रहा है ना, कंबाइन हो रहा है। देखो यहां पर तो ध्यान से 28 ग्राम फिर से आ रहा है, 28 ग्राम एन से 16 पंचे 80 ग्राम कंबाइन हो रहा है, लेकिन हमको तो 14 ग्राम से चाहिए ना। ये मास सबके सेम होने चाहिए इनके एन के, तो यहाँ पर मास सेम नहीं था ना, सेम बनाया मैंने। इसका 14 कर दिया, इसका 14, इसका 14, इसका 14। अच्छा तुम कह रहे हो इसका आपने 14 क्यों किया। आप इसको 28 को 14 की जगह इसे कर लो 28 28 28 है ना, तो भी सेम रेशियो निकल के आएगा। देखो 14 ग्राम एन से भाई 28 ग्राम से कितना बन रहा है 80, तो 2 से भाग कर दो तो 40 ग्राम बनेगा, है ना। अब इन सब का देखो रेशियो, और निकालते हैं इसका रेशियो, निकाल दो बिल्कुल हॉल नंबर रेशियो आएगा निकल के इसका 8 रेशियो इधर 32। ठीक बात 32 इधर आ गया। इधर देखो 3 ही बनाया था मैंने। अच्छा ऊपर कितना है 16, फिर उसके बाद 8, फिर बहुत 23, फिर 40। अब इसका निकालो सबका रेशियो। देखो 8 दूनी 16, 8 एकम 1, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, है ना। ये इनका सिंपल रेशियो है ना, है। समझ आया। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बोलो भूल जाओ, ठीक है ना। हमारा काम समझाने का था, इसमें ये चीज होता है। अगला लॉ पढ़ाता हूं तुमको। नोट देखो, नोट है ना, नोट में लिखो इट इज ओनली वैलिड इफ, चलो ये लिखो मैं जो अब कह रहा हूं, इट इज ओनली वैलिड इफ इट इज ओनली वैलिड इफ, क्या लिख दिया, सेम आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड, है ना। एक ही एलिमेंट के सेम आइसोटोप अगर यूज हुआ है तब भी ये लॉ क्या होता है, मान्य होता है, ठीक है ना।
चलो सरकार आगे बढ़ा जाए, रथ को आगे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ाया जाए। ठीक, अगला लॉ कौन सा है, लिखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारी बुक में। है बच्चा, पार्थ है उसमें, थोड़ा ज्ञान को और अच्छे से पलटाइए किताबों को। हम कहना आपकी लाइफ जो ब्लर हो चुकी है। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, है ना, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मिला, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखा जाए। मोर के पंख से आप लोग लिख रहे हो ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when an element combine with two different elements, according to this law, when an element combine with two different elements to form two different compound, to form two different compounds, elements which combine with the fixed mass of the third element, fixed mass of third element will be equal or simple multiple, mass of third element will be equal or a simple multiple of the ratio, simple multiple of the ratio in which the two elements combine, in which the two elements combine to form a compound, in which the two elements combine to form a compound। ठीक है ना, आओ आओ बच्चा, लोगों को सिखाते हैं। देखो, एग्जाम्पल के बिना ये समझ में नहीं आएगा। हमारे पास कौन है बताओ, मीथेन गैस, कौन है बताओ, मीथेन गैस। देखो CH4 मीथेन गैस है ना। बताओ जब ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या बनता है। देखो ये मान लो कार्बन है, कार्बन से क्या बनता है, CH4 मीथेन, नहीं बनता है। और कार्बन से ही कौन बनता है, CO2 गैस, नहीं बनता है। देखो इस दोनों में फिक्स मास कौन है, कार्बन दिख रहा है तुमको, कार्बन देखो उसके मास देखो फिक्स है, ये भी 12, ये भी, तो इनका मास फिक्स है ना। तो ये जो थर्ड एलिमेंट बचा देखो इधर, इनसे कंबाइन होकर के एक बनेगा फॉर्मूला H2O। क्या बनेगा भाई, इसका C, तो कार्बन एलिमेंट से मीथेन भी बनता है, कार्बन एलिमेंट से CO2 भी बनता है ना। अब देखो इस दोनों में, मीथेन में और CO2 में कौन सेम है, मास ऑफ कार्बन देखो बिल्कुल सेम है, नहीं है, 12-12 है। तो ये अगर मास फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो जो थर्ड एलिमेंट जो बनाएगा फॉर्मूला आपस में मिल करके, उनका सिंपल रेशियो होगा। देखो ये रेशियो कितना है इसका रेशियो है 8:8, है ना, सिंपल रेशियो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। ये इसमें कहता है। इसमें देखो H कितने बताओ, 4 ग्राम हो गया। इसमें O कितने बताओ, 2, तो 32 ग्राम हो गया। 32 ग्राम तो O है देखो इसमें ना। इनका देखो रेशियो कितना आ रहा है, 4:32, 4×8 = 32, 1:8। हाँ इनका रेशियो और इनसे बनने वाले कंपाउंड का रेशियो सेम आता है, ये कहता है यही लो, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास में एक और है एग्जाम्पल। देखो
कार्बन के दो कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है CS2, ठीक है ना, और एक होता है इसका एक कंपाउंड और होता है CO2। कौन होता है? CO2, है ना। अब देखो इसको यहां लिखते हैं थोड़ा इधर, CS2 इसमें होता है CO2। देखो यहाँ भी कितना है कार्बन? 12, यहाँ पे कितना है? 12। तो इनका अगर फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है तो इसका जो थर्ड एलिमेंट बनेगा S और O से दो बन सकते हैं, या तो SO2 बन जाएगा या फिर SO3, है ना। अब देखो इनका देखो रेशियो, यहाँ कितना है? सल्फर का 32 होता है ना, 32 होता है एक का, तो दो का हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना है? 32, यहाँ कितना है? 16 दूनी, क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं, O का 32 होता है। अरे चलता है क्यों नहीं भाई? ये हो गया 32, इनका निकालो रेशियो, निकालो 32 रेशियो 64 कितना होगा? 1:2 रेशियो, 1:2, इसमें निकालो, देखो सेम निकलेगा। ये कितना है इसका? इसका होता है 32 और इसका 32 हो गया, तो 1:1 रेशियो, है ना। हाँ मतलब सिंपल रेशियो में आ जाता है, समझ में आया? उसका सेम जाएगा। इसमें कितना आएगा? 32:48, है ना। तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, 16 43, 2:3 रेशियो, है ना। हाँ लो, आई बात समझ में? तो ये कहता है तुम्हारा ये रेशियो, ठीक है ना, सॉरी ये लॉ कहता है। इसके बाद बताओ कौन है? इसके बाद है गे-लुसाक लॉ। लिखो गे-लुसाक लॉ, मैं लॉ खत्म कर दूं आज, है ना, फिर कल पढ़ाऊंगा तुमको एम्पेरिकल फॉर्मूला। गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? हाँ, 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा, 5th हो गया। इसका एक नाम और है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या हाँ हाँ, लॉ ऑफ गैसियस है, गैसियस वॉल्यूम कह लो या फिर कह लो कंबाइनिंग वॉल्यूम, दोनों सेम चीज होता है ना। बोलता हूँ ना फिर से, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, gases combine in simple ratio of their volume. Gases combine in simple ratio of their volume to form products. To form, क्या फॉर्म होता है? And if the product formed is also a gas, it will bear the simple volume, ratio with reactant gas. simple volume ratio with reactant gas, आजा बैठ जाता के, with reactant gases, है ना, gases। अब ये जो लॉ है ना, मान लिखो दिस लॉ is valid at constant
प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे केवल ये क्या होगा, लॉ वैलिड होगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुमको दिख रहा है ये N2H2 दोनों गैस है ना, ये गैस के लिए है। अब ये क्या बनाएगा, अमोनिया NH3, करो बैलेंस, यहाँ 2 लगा है ना, तो यहाँ 2 लगा दो, फिर यहाँ तुम्हें 2 3 6 3 लगाना पड़ेगा, दिख रहा है। देखो ये 1 वॉल्यूम है और ये कितना है, 3 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम, इसको हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ एक ही तो है ये N2, तो 1 वॉल्यूम कंबाइन हुआ 3 वॉल्यूम किसके, H2 के साथ में, तब जाके इसने 2 वॉल्यूम बनाया किसका, अमोनिया गैस का, ठीक है ना। तो इस सिंपल हॉल नंबर रेशियो में ना कंबाइन होते हैं गैसेज, ठीक है ना। ऐसे का ये कहता है गैलूसेक का नियम। अच्छा इसमें और एक चीज और देखो, अगर आप ये क्या लोगे 50 ml, तो ये बन जाएगा 150 ml, इसका 3 गुना, ठीक है ना। और फिर ये बनेगा 2 गुना, कितना, 200 ml। तो ऐसे लॉ में, सॉरी ऐसे सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं ये गैसेस। इसके बाद एक आखिरी है, वो हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ, है ना, फिर खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। मिटा दो इसको, लिख लो। अगला लॉ लिखो, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो साइंटिस्ट है ना, शकल देखना उसे कितनी बढ़िया है, एवोगैड्रोस लॉ की, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, ये कहता है एवोगैड्रो का लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। According to this law, equal volumes of all gases contain under similar conditions of pressure and temperature contains equal number of moles, equal number of moles and hence equal number of molecules, equal number of molecules, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखो, एटम्स में बी डिफरेंट, एटम्स में बी डिफरेंट। एटम जो तुम्हारा वो क्या हो सकता है बताओ, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। आ जाओ, इसको ना हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देख हमने ये क्या कहा, उसने गैस के लिए कहा ना उसने, है ना, वॉल्यूम है ना किसका, गैस का। हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, जितने भी गैस हैं। देखो पीवी इक्वल टू, तो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। क्या कहा उसने, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, क्या क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, प्रेशर टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया उसने, अभी भी कहा ना उसने, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सेम होना चाहिए पी और टी। जब तुम्हारा देखो ये और ये सेम हो गया, ये तो हमारा होता है ये कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो कौन बचा, V और N, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब क्या कहता है, मान लो हमने 3 गैसें लिया, हमने 3 गैसें ली, O2 गैस ले लिया, CH4 गैस ले लिया, CO2 गैस ले लिया, एक और गैस और तुम बता दो कोई, अमोनिया ले चलो, ठीक है ना। सबके वॉल्यूम बताओ कितने हैं, सेम है भाई, ये भी कितना है, सेम वॉल्यूम मान लो सबका। अगर वॉल्यूम सबका सेम होगा तो इसके जो मोल्स होंगे, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, एक एक नहीं पता, n मोल मान लो, कितने मोल है, n मतलब नहीं पता, लेकिन इक्वल इक्वल मोल्स हैं, n मोल इसके, n मोल इसके, n मोल इसके, n मोल। अगर मोल्स सबके सेम होंगे, वॉल्यूम सेम है तो मोल क्या आएंगे, सेम आएंगे, इसके जो मोलिक्यूल्स आएंगे ना वो भी सेम आएंगे,
बताओ अगर ऑक्सीजन का पास n मोल है तो कितने मोलिक्यूल होंगे? कैसे निकालते हो? n में Na करते हो Na से, है ना? Na क्या होंगे? मोलिक्यूल्स होंगे, मोलिक्यूल्स। अगर इतने मोल्स हैं तो इतने मोलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी इतने होंगे, n मोलिक्यूल्स, इसमें भी सेम हो जाएंगे, n मोलिक्यूल्स इसमें भी सेम हो जाएंगे, है ना? अच्छा, एटम्स देखो क्या रहा, डिफरेंट हो सकता है। बताओ एक मोलिक्यूल में कितने? 2 एटम, तो इतने मोलिक्यूल में कितने होंगे? 2 से 2 कर देंगे, है ना? इसमें बताओ कुल कितने? 4 एटम, 4 एक 5 एटम है, तो 5 Na एटम्स हो जाएंगे, है ना? अच्छा, इसमें देखो ध्यान से कितने होंगे? 2 एक 3, तो 3 Na, इसमें 4 Na। देखो अगर मोल सबके सेम हुए तो मोलिक्यूल सबका सेम नहीं हुआ? मोलिक्यूल सबका सेम हो गया, वॉल्यूम सेम लिया आपने, यहाँ पर यहाँ हम लिख देते हैं, वॉल्यूम आपने सबका सेम लिया 1 ml मान लो, है ना? तो देखो मोल्स भी सेम आए। अगर वॉल्यूम और मोल सेम लेंगे तो मोलिक्यूल भी सबका क्या आएगा? सेम। एटम डिफरेंट हो सकता है ना? तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5, इसमें 3, 4, है ना? ये कहता है एवोगैड्रो का लॉ, ठीक है ना? इस एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है ना? यहाँ हमारा खत्म हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।